बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद, सुबह खैर। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे जनाब। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, लेकिन उसके साथ साथ हमने आज यूजुअल कोशिश की कि पूरा हफ्ता आपको एंटरटेन किया जाए किसी न किसी तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंटरटेनमेंट के मौके इतने हैं नहीं। ज़्यादातर हम क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स के ऊपर, वरना सियासत में कोई एंटरटेनमेंट नहीं। जुम्मा मुबारक आपको और आपको गला मुबारक, खराब गला मुबारक। लाहौर के अब परमानेंट हिस्सा हो गया, परमानेंट हिस्सा कोई 80% तो मैं मेरे ख्याल में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि 80% लाहौर खंग रहा है इसलिए। आई मीन एवरीबॉडी इज कफिंग और हर किसी का जो गला है वो खराब है, वजह उसकी स्मोक है। हमारे लिए कोई काबिल फख्र बात तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, अब इससे वास्ता पड़ गया है तो अब मजबूरी है। वो कहते हैं ना गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है, तो बजा रहे हैं बेचारे सब लोग। और ये मसला आ रहा है जी, हमें मुसलसल आ रहा है। अब लॉस्ट माय ईयरफोन बाय द वे। देख लिया आपके मैंने कहा मसला हो गया, इसका मसला है, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। सुबह जी मैच के हवाले से हम बात कर लेते हैं, और कोई अच्छी खबरें नहीं है। जब से टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हुई है, हम रोज सुबह आते हैं टेस्ट मैच पे बात करते हैं। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी है। 5 विकेटों के नुकसान पर 283 रन बना लिए हैं, और आज ऑस्ट्रेलिया की मजीद 3 विकेटें गिरी हैं। स्टीवन स्मिथ हो और ये भी आउट हो सब आउट हो गए पाकिस्तान की जानिब से। जी आगा सलमान आमिर जमान ने 2 विकेटें हासिल की हैं, जबकि मीर हमजा ने 1 विकेट हासिल की। बिल्कुल जी, और दूसरे रोज भी मेजबान टीम की पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 116 रन बनाए थे। कम रोशनी को इससे खेल नहीं हो सका था, आपको याद ही है। इसका बड़ा असर पड़ा था। कल रात को मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि शायद मैच ड्रॉ हो सकता है, डिले हो जाए, लेकिन तो छोड़ ही दे, कोई कमी नहीं जाने देते ना हमारे प्लेयर्स। लेकिन एक चीज से मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है, गुस्सा तो मैं नहीं कह सकता ऑब्वियसली एज अ व्यूअर, कि आप गिव अप क्यों कर देते हैं यार। मतलब ठीक है, मुश्किल टीमों से भी मैच होता है। मुझे याद है कि हमारा 90s जो लेट 90s थे ना अरबुल हसन, जब हम वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते थे, हमारा यही बिहेवियर होता था, हम गिव अप कर देते थे। और हमारी टीम जो है ना, खासतौर पे वेस्ट इंडियन बैटिंग बॉलिंग के सामने, आई रिमेंबर 10-10 12-12 गेंदों पर, वैसे उस वक्त आजकल के तबसरा निगार हैं जैसे आमिर सुहेल साहब हैं, उस वक्त उनकी यही हालतें होती थी। वो ऐसे ही इमरोज के सामने और कॉटी वॉश के सामने और नहीं, मैं सबको ही मतलब उस वक्त जो 90s में खेलते थे, मेरे जहन में बीइंग ओपनिंग बैट्समैन हुआ है, तो ये ऐसे ही हमारे प्लेयर्स उस वक्त भी नाचते फिरते थे बेहतरीन बॉलिंग अटैक्स के सामने। ये कोई फिनोमिनन नया नहीं है, हमने काम ही नहीं किया कभी, हम उस तरह से बने नहीं है। जब ग्राउंड सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती है, दो के जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी कंप्लेन करते हैं, जी आप ग्राउंड के प्रेशर को क्या समझते हैं, जो लोग तज्जिया देते हैं। सो एग्री विद दैट, बट डेफिनेटली एज अ व्यूअर, एज अ पाकिस्तानी, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं, और तज्जिया नगारों का ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस लेकिन वो 99 के वर्ल्ड कप का फाइनल याद कर लिया करें ना, जिसमें वसीम अकरम साहब कप्तान थे, शोएब अख्तर साहब वाज देयर, सारे लेजेंड्स हमारे आज के उस वक्त थे। तो मेरे ख्याल में आपको स्कोर भी याद कर लेना चाहिए कि हम कितने किए थे और फिर कैसे हमने वो आई थिंक 133 आई गेस में हमने किया था, इस तरह का कुछ स्कोर था हमारा। खैर जी, कमिंग बैक टू द सिडनी, इस वक्त पाकिस्तान के लिए नहीं तो नहीं कह सकता कि सिचुएशन बहुत टफ है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी विकेटें और जल्दी गिरा लेनी चाहिए, मैच अच्छा हो सकता है। अभी 2 दिन का खेल आज के बाद बाकी है, तो फैसला तो हो ही सकता है जी। सिडनी से हम केप टाउन चले जी। हमने वर्चुअली जाना है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, वर्चुअली चलते। तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट हुआ है जनाब। 642 बॉल्स में फैसला हुआ है। ये जो टेस्ट मैच है भारत और साउथ अफ्रीका का, जो तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच केप टाउन में हुआ, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट है वो 1.5 दिन में खत्म हो गया। इसके बाद भी इस मैच ने जो मुख्तसर तरीन टेस्ट का एजाज हासिल किया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में मजमूई तौर पर 642 बॉल्स पे फैसला हो गया। पहले इनिंग्स में 55 रन पर आउट होने वाली जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, दूसरी इनिंग्स में 176 रन बना सकी, जबकि भारत जो पहली इनिंग्स में 153 रन पर आउट हुई थी, उसे मैच जीतने के लिए सिर्फ 79 रन्स का आदम, जो उसने ऑब्वियसली बासानी हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी 3 विकेटें गंवाई। तो विकेटें बड़ी गिरी, एक दिन में 22 विकेटें गिरी थी। कल भी हमने आपको बताया था 23 विकेटें गिरी थी, और आज जो है वो इसका फैसला हो गया। सो इट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन टेस्ट क्रिकेट, दुनिया बड़ी फास्ट हो रही है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, हम थोड़े मजीद डिफेंसिव होते जा रहे हैं। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। अल्लाह करे इस मैच का रिजल्ट कम से कम ड्रॉ पे निकले, मेरी ये दुआ है, हमारे तो ना व्हाइट वॉश तो ना हो जाए हमें। खैर जी, इसके साथ साथ 2 मैचेस पैरेलल चल रहे हैं, और हमें एक और ब्रेकिंग आ गई। चलें जी, आप कितने आउट हो गए टोटल? 4 आउट हो गए।
4 नहीं आउट हो गए, 6 आउट हो गए। सॉरी मेरे वो हाफ चला, 6 आउट हो गए, चले कोई बात नहीं, 6 आउट हो गए, 4 बाकी हैं। सो हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। ये आपको विकेट भी दिखा रहे हैं, साजिद खान साहब बॉलिंग कर रहे हैं जनाब। ओह किल्ली उड़ गई, ठीक है चलें जी, इस पे बात करते रहेंगे हम। और हम सियासत की थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात की आमद है। कुछ प्रेडिक्शंस ये थी कि शायद कहीं कुछ ऐसे अवामिल ना हो 5 जनवरी तक जो कि इस इंतखाब की डिले का सबब बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या चल रहा है सियासत में, आज की बड़ी खबर में बात करते हैं। जी जनाब, आम इंतखाबात के इनेकाद में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर इंतखाबात की अरमला के गले की हालत हाँ। है। खुशकी चल रही है भाई, मेरा गला मुश्किल से ठीक है, गले की ना करे। इंतखाबात की वो गहमा गेमी जो नजर आती है वो हम बार बार बात करें नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी जो हमने देखी थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो अभी तक उनकी तरफ से उम्मीदवारों की फहरिस्त ही नहीं जारी की जा सकी, बल्कि अगर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी इंतखाबी मुहिम भी अभी तक शुरू नहीं हुई। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से हम बात करें तो वो उस मामले काफी एक्टिव नजर आती है। कल जाती उम्रा के वर्कर कन्वेंशन में न सिर्फ पीपल्स पार्टी का 10 निकाती मंशूर सामने आया, बल्कि पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो के बतौर उम्मीदवार वजीर आजम की तौसीक भी की गई है। ऐसे में पीपल्स पार्टी न सिर्फ इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां करती नजर आ रही है, बल्कि कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए और सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सूरत हाल में बाकी पार्टीज कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ वो तो बल्ले के निशान की वजह से कानूनी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जिन्हें किंग पार्टी भी कहा जा रहा है, वो टिकटों की तकसीम पर अपने इख्तलाफात क्यों नहीं खत्म कर पाती? ये एक बड़ा सवाल है। यूजुअली होता है बड़ी पार्टीज में, और खास तौर पे जब एक पार्टी को लग रहा हो कि जी वो इंतखाब में आने वाली है, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा संगीन है और इसकी बड़ी वजह वो हल्काबंदियां भी हैं जो यहाँ, उसमें बड़ा एक मसला पैदा हो गया। खैर जी, कल एक और बड़ी खबर ये भी सुनने को मिली कि नून लीग ने जो टिकटों की तकसीम है इसमें लाहौर से अहम रहनुमाओं को टिकट ना देने का फैसला किया, जो माजी में इन नशस्तों से इंतखाबात लड़ते रहे हैं। इंतखाबात के बिल्कुल करीब आकर इस तरह के गैर रिवायती फैसले, और अब तक नून लीग अपना मंशूर भी उस तरीके से सामने नहीं लाई, अवाम के पास भी नहीं गई। अभी ओबियसली उन्होंने अवामी जलसे शुरू नहीं किए। पार्टी के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं? वुड इट बी डैमेजिंग फॉर द पार्टी, या फिर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, और मे बी दे आर दैट मच कॉन्फिडेंट दैट दे डोंट नीड टू डू दिस ऑल? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमारे साथ सलमान आबिद साहब सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और खांसी ने उनका भी साथ नहीं छोड़ा, साथ साथ चल रहा है। सो दिस इज विद ऑल ऑफ अस इन लाहौर। आबिद साहब क्या हाल है? आप सुनाइए जी, कैसे हैं? मतलब सही है, स्मोक जो है ना वो अपने रंग दिखा रही है हम सबको। जैसे आपने कहा ना कि पूरा शहर उसमें जगमाल है, ऐसे ही उसी शहर के बासी हैं। हम उसी शहर के बासी हैं। सर प्लीज प्लीज सलमान साहब, ये जो अभी हम पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात करें, तहरीक इंसाफ के तो कानूनी मामलात हम सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी ने कल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्कर कन्वेंशन से बिलावल ने कल अपना एक 10 निकाती मंशूर भी रखा और सारी चीजें। ये नून लीग की सारी सूरत हाल में इमरान का जो आखिरी पॉइंट था बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वाकई उनको लगता है कि उन्हें इन सब इंतखाबी मुहिम की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी इतने पॉपुलर है। देखिए 2024 का जो इंतखाब है, इसका अगर एक जायजा लिया जाए 2018 के इंतखाबात से, तो एक बुनियादी फर्क है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब नाहिल थे, आज इमरान खान साहब नाहिली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं बिलावल से ज्यादा ना आसिफ अली जरदारी को अहमियत देता हूँ। जब आसिफ अली जरदारी PMLN पे तनकीद करेंगे ना, तो फिर जरा बात बनेगी। बिलावल साहब जो कल साउथ पंजाब बिलावल साहब के बारे में तो उनके वालिद ने खुद कह दिया बच्चा भी मैच्योर है, तो मैं उस पर क्या बात करूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है ना, मैनिफेस्टोज पे नहीं होते, इंतखाबी मंशूर पे नहीं होती है, जज्बाती नारे होते हैं। हर जमात लगाती है, इमरान खान ने भी लगाए, पीपल्स पार्टी भी लगाती है, PMLN भी लगाती है। इस वक्त इंतखाबात में सबकी नजरें जो है ना वो पिंडी पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट पे है, और सब इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध के बाद अब हमें इक़्तिदार बलूचिस्तान का मिले, मरकज में मिले। PMLN चाहती है कि हर तरह की सहूलतकारी जो है इमरान खान के खिलाफ हमें मिले। अब इमरान खान के लोग भी कहते हैं जी हमारा तो एस्टैब्लिशमेंट से कोई टकराव नहीं है। मुस्लिम लीग काफ भी कहती है, तो ये UI भी कहती है। तो सारी सियासी जमातें जो हैं वो वोटर से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही हैं, और वो समझती हैं कि ताकत का मरकज क्योंकि वो है, अगर हमें वहां से कोई रिलीफ मिल जाए तो हम ज्यादा खुशनुदी के साथ, ज्यादा ताबेदारी के साथ आपके साथ इक़्तिदार की शराकत में शरीक होने के लिए तैयार हैं। अब आपने बिलावल की बात की, लेकिन जरदारी साहब का तो पूरा का पूरा निशाना जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पे है, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो बड़े कंफर्ट हैं इस वक्त। और बिलावल साहब जो फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं PMLN के कॉन्टेक्स्ट में, वो एक इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होता है। अभी देखिए ना, ये जिस हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, और जितना कल उन्होंने तनकीद की है लाहौर में,
ये उस हुकूमत के वजीर खारजा थे, खारजा रहे हैं। तो आप अपने ऊपर भी तनकीद करें ना कि आपके होने से वहां हुकूमत में क्या फर्क। जी, दो इनके वो मुख्तलिफ उम्मीदवारान भी अपने इलाकों में कैंपेन करके शहबाज शरीफ को बुरा कह रहे हैं, जो खुद वुज़रा थे अभी। अच्छा, खैर एक ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जो सियासी जमातें होती हैं, जमहूरियत में तो हम यही पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, कि उसकी जड़ें अवाम में होती हैं, जो कामयाब सियासी जमात है। और दूसरी जानिब क्या इन सियासी जमातों को इस वक्त अपने पॉलिटिकल स्टेक या जो पब्लिक स्टेक्स हैं इनका कोई पास नहीं है या इनकी कोई फिक्र नहीं है? चूंकि हमने देखा कि 1.5 साल की गवर्नमेंट जो पीडीएम ने की बहुत परेशानी का शिकार रहे, और एक वक्त में हमने ये कहा कि अब कौन है जो इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टरशिप कबूल करेगा। ये सिर्फ हमने नहीं कहा, इनके पॉलिटिकल लीडर्स टीवी शोज में आके कहते रहे कि जी हमने तो बड़ी कुर्बानी दी है, तो इस मुल्क की हालत ये कि अब कोई कबूल कर ही नहीं सकता। उसके बावजूद फिर ये रेस क्यों है बिलावल वर्सेस शहबाज एंड नवाज? ये रेस क्यों है अगर मुल्क इतनी ही नामुसाइद हालात में है? तो हु वांट्स टू कम इन पावर अगेन, और फिर वो सारा अपने मलबा अपने सर लेना चाहता? पहली बात ये कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, जो ज़मीनी दुनिया है ना, वो बड़ी मुख्तलिफ है। और आपने कहा कि उनकी रूट्स जो हैं वो अवाम में होती हैं। यहाँ सबकी रूट्स जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ खेलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से कार्ड खेले जाते हैं, किसी की हिमायत में, किसी की मुखालफत में अलाइंसेस बनते हैं, किसी की ताबेदारी होती है। ये सब खेल हमने देखे हैं, तो इसलिए सब देखते तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आज जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, असफंद यार वली, जितने भी लीडर हैं, आप इनसे बिठाकर जरा इनसे कहें कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आपके पास क्या है, या आपको रेजोल्यूशन पेश कर दें तो मुझे पकड़ लीजिए। इनसे पूछे कि आज का जो एस्टैब्लिशमेंट के पास है वो रेजोल्यूशन? नहीं, उनके पास भी नहीं है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हम जो हमें अगर उन्होंने खिलाना है, उन्होंने ही खिलाना है, तो दे शुड आल्सो हैव द रेजोल्यूशन। अल्टीमेटली तो देखिए पाकिस्तान है तो एस्टैब्लिशमेंट भी है ना, पाकिस्तान है, हम सब हैं। मैं कह रहा हूं 10-10 साल के पीरियड तो उन्होंने भी गुजारे हैं, अयूब खान की शक्ल में, जनरल ज़िया-उल-हक की शक्ल में, जनरल मुशर्रफ की शक्ल में। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करेंगे और ताकत की सियासत करेंगे, अपने ज़ाती मफादात की सियासत करेंगे, तो फिर ये मुल्क कहां जाएगा? इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है ये सारी जातियात के ऊपर, खानदान के ऊपर चल रही है। अब आप देखें ना टिकटों की तकसीम को देखें ना, जरा उठा के देखें, सारी टिकटें खानदान में बटी हैं, और रिजर्व सीटें जो औरतों की है वो भी सब खानदान के अंदर बटी हैं। तो अगर आपकी ये जमहूरियत है और आप अपने खानदान को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सिक्योर नहीं करना चाहते, आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, आप उनके बिजनेस इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स कहां रह गई? मुझे बताइए ना, आज जो बिजली का क्राइसिस है, जो गैस का क्राइसिस है, जो बेरोजगारी है, जो बदहाली है, जो सियासी इंतशार है, जो इदारे कहां पहुंच गए। इस वक्त आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, नैब का और इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी सारे इदारे एक दूसरे के। इलेक्शन कमीशन कहां नजर आ रहा है? तो फिर इसमें टकराव का माहौल है ना। फिर जो इंतजामिया, उसके पास नए प्लेयर्स कहां से आए? मैंने इंतजामिया का लफ्ज इस्तेमाल किया उर्दू में। उसके पास फिर नए प्लेयर्स कहां से आए? उनका काम नहीं है। ये नए प्लेयर उनका काम कहां से आ गया है? नए प्लेयर का काम जो है वो अवाम ने तय करना है अपने वोटों से, वो किसको नया प्लेयर मानते हैं। हम यहाँ अवाम के मुकाबले में एक और किसी फरीक को कहते हैं कि आपने नए प्लेयर क्रिएट करने हैं, तो वो तो क्रिएट कर रहे हैं ना। कभी वो नवाज शरीफ साहब की सूरत में आ जाए, कभी इमरान खान की सूरत में आ जाए, कभी बिलावल की सूरत में आ जाए, कभी जनीजो साहब की सूरत में आ जाए, कभी अपना कुरैशी साहब की, मोइन कुरैशी साहब की सूरत में आ जाए। बिलावल को तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं लाई यार। सर बिलावल अभी पीपल्स पार्टी के साथ जो रोमांस चल रहा है, तो वो हो सकता है कल को बिलावल साहब भी आपके प्राइम मिनिस्टर है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक हो गया, ठीक हो गया सलमान, कल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया जनाब। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारा सेगमेंट देखेंगे माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और फेरा फैज आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें कि इलेक्शन में आप वोट किसे दें और किन बातों को मलूज़े खाते रखें। हम जाते हैं ब्रेक पे, आप देखिए हमारा सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शंस का साल है। अब देखना यह है कि वोट किसको डाला जाए और क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, क्या क्या तरजीहात होनी चाहिए किसी भी पार्टी को वोट डालने से पहले। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम वकार साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। वकार साहब, 2024 है, इलेक्शंस का साल है, वोट किसको डालें? फिर मैं स्टूडियो से बाहर ना निकलूं। अगर ये कह दूं कि वोट किसको डालें, वोट क्यों डालें? पहला सवाल ये होता है, ऑब्जेक्टिव कोई भी एनालिसिस करते हुए हम पहले तो ये सवाल करेंगे वोट हम क्यों डालें। वोट शायद हमारे पास जवाब ये है कि अपने जो मसाइल हैं उनके हल के लिए, जनरली जो हमारे यहाँ ये तसव्वुर तो यही है ना, तो अगर हम मसाइल को हल करने के लिए वोट डाल रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आप मसाइल से वाकिफ हैं, मसाइल आपको समझते किस चीज़ को है। पाकिस्तान में अगर मेरे जैसा बंदा जो है वो वोट डालेगा तो उससे पहले जो मसाइल मेरे जहन में है वो ये होंगे कि नंबर 1, पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख या 2 करोड़
60 लाख बच्चा जो है सिरे से स्कूल ही नहीं जा रहा। ये मेरा नंबर 1 मसला है। ठीक है। दूसरा मेरा जो मसला है वो ऑफकोर्स आने वाले पानी के क्राइसिस है हमारी आने वाली नस्लों के हवाले से। क्लाइमेट चेंज है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मजहबी और ओवरऑल जो रवादारी है जो इस मुल्क से रुखसत हो गई है, वो जो एक रख रखाव या शाइस्तगी है वो रुखसत हो चुकी है। लिटरेचर या किताब पढ़ने का जो एक रवायत थी वो दम तोड़ चुकी है। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से मेरी कुछ कंसिडरेशंस हो सकती हैं वोट डालते वक्त, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बराह रास्त मेरी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जिस स्केल से वाकिफ़ हुए बगैर कि स्केल मसाइल का क्या है, आपके मसाइल जो हैं वो ये हैं कि पिछले 2-3 महीने लगातार टमाटर महंगा रहा है, जब फलां चीज़ जो है इस तरह महंगी रही है। महंगाई पाकिस्तान में आज भी मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इसकी वजह वसाइल की कमी से ज़्यादा इल्म की कमी है। यानी आज भी हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। घरेलू सतह पे बड़ी आराम से वैल्यू एडिशन हो सकती है। मेरे अपने पास पर्सनल बहुत सारी इस तरह मिसालें जो कि बहुत आराम से आप इस महंगाई से बच सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को आप जनरली समझ लें ना कि कोई भी चीज़ है वो साल में 1-2 दफ़ा वो पीक पे जाएगी। जब भी उसकी सप्लाई कम होगी उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जब भी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो ये जो साइकिल है ये हर चीज़ के साथ नथी है, अटैच है। हाँ, आपने वो देखना है कि जब ये बिल्कुल सस्ता हो जाती है कोई भी चीज़, को फ्रूट की शक्ल में है, वो सब्जी की शक्ल में है या वो किसी भी शक्ल में, उसको आपने महफूज कैसे करना है उस पीक या महंगाई वाली पीक से बचने के लिए। और उसके लिए तरीक़ाकार हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो इसको इल्म की कमी हम शायद ज़्यादा कहेंगे, ये जो मामला है महंगाई का चीज़ों का। और ये जो है अगर आपको कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो इन चीज़ों की तरफ लेके जाता है, ये अपनी जगह पे एक मसाइल है, लेकिन ये बलियाती और कुछ और तरह के मामला भी हो सकती हैं, जो गलियाँ वगैरह ठीक करना। हमारा जो जनरली मकसद है वो ये है कि ये जो 2 करोड़ 70 लाख बच्चा है ये आने वाले वक्तों में क्या बनने जा रहा है, जो कि स्कूल ही नहीं जा रहा। सिरे से हम अमूमी तौर पर सेगमेंट्स करते रहते हैं, आपको मालूम है म्यार तालीम के हवाले से। म्यार तालीम एक्चुअली बहुत ही एक दूसरे दर्जे की चीज़ रह जाती है इस मुल्क में, जबकि म्यार तालीम तो तब होगा ना जब तालीम हो रही होगी या स्कूल की चारदीवारी में बच्चा तो जा रहा है, जब बच्चा जा ही नहीं रहा। और आपकी वो जो ओवरऑल 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, यानी अगर हमारे पाकिस्तान में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 40 से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। और ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है बच्चों के स्कूल ना जाने की। और इसी तरह आपके आने वाले जो पानी के मसाइल हैं वो बहुत ही खौफनाक मसाइल है। इसी तरह जो आपकी बहुत सारे और जो मामलात हैं, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से मामलात हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, इनको जो कंसिडरेशंस अगर आप रखेंगे तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये आप वोट का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वोट बरादरी या उस तरह देना है कि किसी की मुखालफत में आके, ठीक है, उसको नीचा दिखाने के लिए, और वो भी जो नीचा दिखा रहे हैं वो किसी गाँव की सतह पर किसी और फर्द को दिखा रहे हैं, तो फिर शायद उस वोट की अहमियत कम से कम वो उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे उससे एक तब्दीली का अमल जो है वो। एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो वोट होता है वो एक चीज़ की नज़र में ना, हम पिछले 70 सालों में जितना भी पॉलिटिशियंस हैं वो जब भी किसी जगह जलसा करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा और मुल्क को सारा तब्दील कर दूंगा। अगर आप स्केल से वाकिफ़ हों तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं अगर किसी जलसे में तकरीर सुन रहा हूँ और कोई लीडर अगर ये कहे कि मैं एक कुछ तब्दीली की बुनियादें रखना चाहता हूँ और अगले 20 सालों में हम इस मुल्क को तब्दील कर देंगे, तो मैं उसको बहुत सीरियस लूँगा। मैं कहूँगा यार ये हो सकता है कि ये लीडर हो, क्योंकि इस स्केल से वाकिफ है। अगर लीडरशिप ही मसाइल के स्केल से वाकिफ नहीं है, दुनिया का कोई चीज़ जो है वो मसाइल को महीने में सडन चेंज कहीं भी पॉसिबल मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो आपने बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, बहुत सारे रवैये ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन से उस तब्दीली का अमल आगाज़ होता है। तो हाँ ठीक है, 20 साल बाद मैं ख्वाब देख सकता हूँ कि हो सकता है कि अगली जनरेशन जो है वो बेहतर करे, लेकिन उसके लिए मुझे आज से निसाब में बहुत अहम तब्दीलियाँ करनी होंगी, आज से ये तमाम चीज़ें करनी होंगी, तो 20 साल के बाद मैं वो फ्रूट खा सकूँगा, अदरवाइज़ नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो अब अगर एक जम्मे गफीर जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पे वोट दे रहा हो कि हमें ये कहा गया है कि 60 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तो फिर उस जम्मे गफीर का वो मैं समझूं कि ना सिर्फ जम्मे गफीर वाकिफ नहीं है कि मसाइल का जो स्केल है वो क्या है, बल्कि वो जिस लीडर को फॉलो कर रहे हैं वो भी वाकिफ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कंसिडरेशंस हैं वो हमारी बहुत हम हो गए हैं इस हवाले से, डॉगमा का शिकार हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। मैं आपको
पिछली से पिछली हुकूमत के बारे में बता सकता हूँ कि उस वक्त जब हुकूमत थी तो उसकी जो यानी जब मैं आप कह सकता हूँ ये पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त जो पीटीआई का जितना मुखालिफ था वो ये जो नंबर्स आते थे ना स्टॉक मार्केट के या कोई भी है तो उसका दिल करता था कि ये बुरे हों नंबर, जितने बुरे होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो नैरेटिव है वो उतना स्ट्रांग होगा। मैं आम आदमी की बात करूं कि वो जब हम महफिल में बैठते हैं तो हम बता सकेंगे, हम कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये मुल्क नहीं चला सकती। उसके बाद जब दूसरी पार्टी आती है, जब अगली पार्टी आती है तो वही जो पीटीआई का हार्डकोर जो फॉलोअर है वो बिल्कुल ये कह सकता है कि ये नंबर जो है ये बिल्कुल सारे डाउन हो और पाकिस्तान जो है वो मैच हार जाए और ये तमाम चीजें जो है वो इंतहाई मनफी हो ताकि हम ये कह सकें कि देखो एक्चुअली वो था। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी एफिलिएशन इस हद तक यानी डॉगमा की शक्ल पे चली गई है, अपने मुल्क से कब तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और उस बड़े स्केल पे आपका मुल्क है और उस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, आप बेसिकली इतने पर्सनल हो गए अपनी पार्टीज को लेके कि आपको मुल्क के हवाले से भी ना आइडिया है ना मुल्क के जो प्रॉब्लम्स का स्केल है उससे आइडिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो वोट को इतना खास असरअंदाज नहीं होगा। सेकेंडली ऑफ कोर्स मुल्क के जितने भी सूबे हैं हर सूबा जब तक दूसरे सूबे के मसाइल को नहीं समझता, दूसरा सूबा तीसरे को मसाइल को नहीं समझता, इन तमाम चीज़ों को यानी वोट डालते वक्त ये अगर तरजीहात नहीं हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जिस चीज़ की हम तब्दीली का ख्वाब देख रहे हैं पूरे मुल्क में एक बड़ी तब्दीली का ख्वाब कि एक महज़ब दुनिया के साथ हम चलें और हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए ये एक महफूज और ख़ूबसूरत मुल्क हो और तमाम मिनॉरिटीज़ के लिए अक़लियतों के लिए एक महफूज मुल्क हो, ये शायद फिर इतना ख्वाब आसान नहीं होगा। ये तब तक जब तक कि वोटर अपनी तरजीहात से बखूबी वाकिफ़ ना हो और वो जो लीडरशिप है वो उन मसाइल के स्केल से वाकिफ़ ना हो। अच्छा वकार साहब, अभी आपने बात की प्रॉब्लम्स के स्केल की, तो क्या पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं या जितने लीडर्स हैं पहले उनको उस स्केल को समझने की जरूरत है ताकि फिर वो उस हिसाब से अपने मंशूर को सेट कर सकें और फिर वो मंशूर जो है वो लोगों तक ट्रांसफर कर सकें? मंशूर में तो इस तरह की बड़ी बातें ऑफ कोर्स होती हैं और वो जिस तरह लिखा जाता है, लेकिन देखा ये गया है कि क्योंकि तालीम की जब जहाँ पे भी कमी होती है वहाँ पे जो फोर्सेस ऐसी जो ड्राइव कर सके मैसेज को वो कुछ और होती हैं। अब यहाँ पे मतलब वो आपके सेंसिटिव पॉइंट्स को ही पकड़ते हैं। एग्जैक्टली उस पॉइंट को पकड़ते हैं जहाँ पे क्योंकि अब तालीम की कमी की वजह से आपको तो वो चीज़ों का आइडिया नहीं है। ठीक है, वो आपको आपकी जो 90% स्पीच होगी उस लीडर की वो 90% इमोशनल होगी, ठीक है, जिसका असल मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो हो सकता है कि किसी दूसरे लीडर को गालियां निकालने से वाले से हो, ये इमोशनल या कोई भी चीज़ है वो उस हवाले से होगी, या हो सकता है कि मजहबी एक्सप्लॉयटेशन कोई भी है, इस तरह के वो टूल्स या हथियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वकार साहब, एक लेमैन एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कैसे बन सकता है, अपनी पहचान किस तरह से वो सफर है ना पूरा, मतलब ये सफर ऑफ कोर्स इसका डायरेक्टली जो कोरिलेशनिंग है वो तालीम के साथ है। ठीक है, तालीम के आपको अपने मुल्क में हालात पता ही है, जब म्यार तालीम को हम क्या रोएं, तालीम ही सिरे से ना हो तो, और तअस्सुबात जो हैं वो फिर मुख्तलिफ लेयर्स हैं स्टेट की और मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं वो बाकायदा तौर पर तअस्सुबात की फैक्ट्रीज हैं। ठीक, तो कोई भी मुतासिब मुआशरा जब आप हर जगह पे तअस्सुब बेच रहे हैं, हर जगह पे तअस्सुब के साथ आप अपने फ़वायद निकाल रहे हैं, बट लेकिन वो जो नीचे मैसेज हैं वो सारे के सारे वो एक शीप्स लाइक बिल्कुल भेड़े बनती चली जा रही हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स वो जो वर्किंग फोर्स है जिन्होंने इस मुल्क को तब्दील करना है वो तो वही मैसेज ही हैं। तो वो अगर कामिल में हाँ इंडिविजुअल अपने तौर पे यही कर सकता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी तालीम तरजीह है, बच्चों की तालीम तरजीह है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी जितना अपने आप को पावर ले सकता है, जितना अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है वो आपको अपने आप को करता चला जाए। तो इमेजिन कीजिए कि अगर इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में इंडिविजुअल इतना मजबूत हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली फिर तब्दीली ऊपर आ जाती है, लेकिन ये आपको तालीम जो है वो प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज हमने बात की 2024 के इलेक्शंस की। एंड में मैं आपको सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगी कि इस साल इलेक्शन में खुद से बढ़कर इस मुल्क को तरजीह दें, उस पार्टी को चुनें, उस पार्टी का इंतखाब करें जो इस मुल्क के मफाद में बेहतर है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सिडनी हम आपको लेके गए थे, जहां पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जारी है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 299 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हो चुका है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और ये अभी ताज़ा तरीन विजुअल्स आप देख सकते हैं। इसी पे हमने तज्जिया लेना जी पाकिस्तान की जो इनिंग्स है, आप किस तरह से इनका आगाज होना। आई बिलीव ये एक्शन रिप्ले पिछली इनिंग का था, मैं अच्छा खासा डर गया था कि कहीं नहीं पिछला था, अभी तो 0-0 चल रहा है। ओके, ये लाइव मनाज़र है जो आपको दिखा रहे हैं कर्टसी 10 स्पोर्ट्स। और बिल्कुल जी 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं बना है अभी तक। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी मैच। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे, बिल्कुल सैयद मोहम्मद अवैस और मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, आपका भी, अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिर्जा साहब आपसे आगाज करते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 299 रन पे ऑल आउट कर दिया है और अब पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ है। टेस्ट मैच का कुछ अच्छा होपफुल रहे मिर्जा साहब, अच्छी होप्स रखें हम। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान को भी सुबह बखैर। और क्रिकेट इसी को कहते हैं, फनी गेम है और टेस्ट क्रिकेट में स्किल्स का जो है वो इम्तिहान होता है। और आज वाकई में टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई। जिस तरीके से, जिस ड्रामाई अंदाज से आज विकेटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की, आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 19 गेंदों पर 10 रन के इजाफे के बाद गिर गई। कोई सोच भी नहीं सकता था। 289 फॉर 5 था ऑस्ट्रेलिया और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया लीड ले लेगा, लेकिन मिचेल मार्श के आउट होते ही जो है विकेटों की झड़ी लग गई और ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें। और कौन था? आमिर जमाल। ये वही आमिर जमाल है जो 6 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेलने आया था और यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक तमाशाई की हैसियत से इसने वो 2019 में पाकिस्तान का मैच भी देखा था जो ऑस्ट्रेलिया से था। तो अब आमिर जमाल ने 6 विकेटें हासिल की। कहा ये जब एक्चुअली ये पैदा हुए मियांवाली में आमिर जमाल, और फिर ये आ गए रावलपिंडी। यहाँ पर ये क्रिकेट खेलते रहे और अपने रोजगार के लिए इन्होंने इमरान जी लीजिंग पर एक कार ली और शाम को जाकर उस गाड़ी पे जो है वो ऊबर चलाया करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है। 1990 के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किसी टेस्ट मैच में 5 विकेटें या 80 से ज्यादा रन बनाए। वसीम अकरम ने बनाए थे और उससे पहले 1976 में इमरान खान ने इसी मैदान पर 6 विकेटें ली थी और उसके बाद वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन ऑलराउंडर की हैसियत से सामने आए थे। क्या आमिर जमाल भी उसी तरह से आगे जाएंगे, ये देखना होगा। उनमें कॉमन तो मियांवाली तो कॉमन है, फिर इसका मतलब है मिर्जा इकबाल बेग साहब। इस वक्त पाकिस्तान की टीम आ चुकी है, जो क्रीज के ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स आ चुके हैं। किस माइंड के सेट के साथ खेलना होगा? ये दोनों वही हमारे ओपनर्स हैं जो पहली इनिंग्स में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। इमरान, जो विकेट है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की, उस विकेट में अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। विकेट स्लो है और बॉलर्स के रफ के पैचेस हैं। उसके अलावा गेंद पिच पर पड़कर वो पफ जो है डस्ट का वो भी उड़ रहा है और मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान ने 14 रन की लीड तो ले ली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी इस डिफिकल्ट विकेट पर। खासतौर पर नेथन लॉयन को खेलना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हम आपसे बात कर ही रहे थे कि एक और पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई, अब्दुल्ला शफीक हासिल किया है। अच्छा जी, आप तो चूंकि देख रहे हैं सब कैसे आउट हुए हैं, क्या किस किस्म की गलती की? हम तो लाइव नहीं है, आपसे बात हो रही है। मिचेल स्टार्क की गेंद थी, इन स्विंगर था और अंदर की तरफ आया और गैप बना अब्दुल्ला शफीक के और बल्ले के दरमियान, तो और वो बोल्ड हुए। बड़ी अच्छी इन स्विंगर थी। ठीक है, हमारे साथ अवैस भी चूंकि मौजूद है। अवैस, आई होप आप मिर्जा साहब का तजिया सुन। अवैस है हमारे साथ? नहीं, अवैस अभी नहीं। अच्छा, अवैस कनेक्शन का कोई। मिर्जा साहब से ही बात कर रहे थे। मिर्जा साहब, पहली विकेट गिर गई है और ये हम पहले ही इस जब अभी हम इनिंग्स के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है हमेशा स्ट्रगल करता है और अभी हमने पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में देखा है। लास्ट में भी यही सूरत हाल रही थी कि साइम अयूब और अब्दुल्ला ने ओपन किया था बट स्टिल बगैर किसी रन बनाए आउट हो गए थे। अभी पहली विकेट गिर जाना, वो भी इतनी जल्दी। प्रेशर होगा अरमला, क्योंकि पाकिस्तान की लीड 14 रन की है, तो इट मींस कि 14 for 1 है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग खेलना है। जिस तरह मैं पिच का बता रहा था कि इस पिच पर बैटिंग मुश्किल है, स्ट्रोक्स प्ले मुश्किल है और पाकिस्तान ने तो कैचेस भी ड्रॉप किए। आज 7 रन पर मिचेल मार्श का कैच जो ड्रॉप हुआ, उसके बाद उन्होंने 54 रन बना लिए। तो अब देखा जाए तो इब्तदाई बैट्समैन अगर पाकिस्तान के, एक तो विकेट का साइकोलॉजिकल जो एक दिमाग पे सवार होगी कि यार ये विकेट ऐसी है, यहाँ पर गेंद रुक कर भी आ रहा है, फंस कर आ रहा है, गेंद ब्रेक भी होगा,
बाउंस भी है, गेंद नीचे भी रह रहा है, तो मुश्किल होती है बैट्समैनों के एट द बैक ऑफ माइंड, उनके जहन में ये होता है कि किस तरह की गेंद होगी, और यही हुआ अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से बोल्ड हुए। अच्छा, आपने मियां वाली के आमिर का तो जिक्र किया, ये सियालकोट के अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो इनके पास भी अब कोई ना कोई रिकॉर्ड तो आया होगा। आई मीन सिडनी के अंदर दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, एक में 2 गेंदे और एक में 6 गेंदे, टोटल 8 गेंदे और कोई रन नहीं, और माशाल्लाह 2 से 3 कैच ड्रॉप्स। मुझे लगता है उस ट्रॉमा से ये बाहर नहीं निकल पाए अब्दुल्ला शफीक, इमरान जो इन्होंने कैचेस इन पर नफसियाती जो है असर पड़ा है। हालांकि इनके वालिद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले अब्दुल्ला शफीक के, बात करते करते दूसरे आउट हो गए हैं। सॉरी मिर्जा साहब, हाँ साई मयूब भी चले, शान मसूद शान मसूद आउट हो गए। सॉरी मिर्जा साहब, आपको इंटरप्ट करिए। मिर्जा साहब, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान तो सलामत रहती है, लेकिन हमारे शान आउट हो गए। हाँ बिल्कुल, शान आउट हो गए। मैं बता रहा हूँ ये टेस्ट मैच जो है बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल से 2-4 हो चुका है। और जिस तरह मैं आपको अब्दुल्ला शफीक का बता रहा था, सियालकोट से है, और सियालकोट इनके वालिद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, इनके चचा जो है UAE से खेले, और इनके वालिद अब भी शारजा में वहाँ क्रिकेट खेलते। शान मसूद जो है वो जिस तरीके से दूसरी विकेट जो गिरी है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत दबाव का शिकार। मेरा तो कंसर्न ये हो रहा है कि अभी आप एक का शजर नसब शुरू करते हैं, दूसरा आउट हो जाता है। अब हमें शान मसूद का शुरू कर लेते हैं जल्दी से इससे पहले कि हमें सऊद शकील का बताना पड़ जाए। जी साहब, मैं शान मसूद का आपको बताता हूँ कि शान मसूद के वालिद मंसूर मसूद खान जो थे वो हॉकी के प्लेयर थे, बड़ी अच्छी हॉकी खेला करते थे नेशनल लेवल पर, और इनके चचा डॉक्टर वकार मसूद खान वो पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। अच्छा। शान मसूद के चचा जो है, और शान मसूद जो थे वो क्रिकेट खेलते थे। डरहम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की है, वही यूनिवर्सिटी है जहां से इंग्लैंड के साबिक कप्तान एंडी स्टाउस ने तालीम हासिल की, और उसके बाद एंडी स्टाउस ने एक मॉडल से शादी की इंग्लैंड में। तो अब आप देखें मैं आपको और क्या क्या चीजें, क्या बात है। नहीं सर, वी जस्ट जल्दी हर एक से हर प्लेयर का पूछ लेते हैं। ये सवाल हम करते ही आपसे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये इतनी इररिस्पॉन्सिबल अप्रोच जो है प्लेयर्स की, आई मीन नोइंग द विकेट, एक अच्छे बैटर का पता तो बुरी विकेट जो बैटिंग के लिए अच्छी ना हो और अच्छा बॉलिंग अटैक उसके सामने ही पता लगता है, तभी पता लगता है कि आपने अपने आप को प्रूव करना है। जितने बड़े बैटर्स हैं तभी उनकी समझ आती है। आई मीन सीइंग अब्दुल्ला एंड नाउ शान मसूद, बड़ी कोई नेगेटिव अप्रोच है, मुझे ऐसा लगता है बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं कि 2-4 बॉल्स भी नहीं खेल पा रहे। देखिए, अगर इमरान हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो फाइट करते हैं, आखिरी लम्हे तक फाइट करते हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज है। हमारे प्लेयर्स जो है अगर एक आध विकेट गिर जाती है तो हम हाथ खड़े कर देते हैं, हम थोड़े से नफ्सियाती, हालांकि हमने एक डॉक्टर को भी भेजा हुआ टीम के साथ, साइकोलॉजिस्ट जो कि टीम को जो है जहनी तौर पर मजबूत बनाता है, लेकिन ये डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से हम आप देखें ना कि 4 विकेटें 16 रन पे गिर गई थी मेलबर्न टेस्ट में, और ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन फिर क्या बैटिंग हुई है। तो इसलिए साइकोलॉजिकली जो है ना हमारे प्लेयर नफ्सियाती तौर पर दबाव का शिकार होते हैं और जहनी तौर पर इतने मजबूत नहीं है। एक दफा फिर जो प्रेशर है वो अब से कुछ अर्सा पहले कुछ बहनों के इकलौते भाई बाबर आजम के ऊपर आ गया है, और अब भी ऐसा लगता है कि वही फील हो रही है। 5-6 बहनों के इकलौते भाई, ये हम मुहावरतन कहते हैं, चूंकि बाबर आजम जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनके ऊपर फिर प्रेशर आ गया आज आमिर साहब। बिल्कुल, इस सीरीज में इमरान बाबर आजम ने 5 इनिंग्स में सिर्फ 103 रन बनाए, जिससे एक वर्ल्ड क्लास बैटर की आप परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकली एक तो कप्तानी से हटने के बाद भी उन पर थोड़ा सा प्रेशर आया है। या तो 2 चीजें होती हैं, या तो आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है कि कप्तानी नहीं है, अब मैं खुल के खेलूंगा, या फिर ये कि एट द बैक ऑफ द माइंड वो वाकयात होते हैं कि जैसे उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़े। तो ये दोनों चीजें जो है ना, दोनों फैक्टर, कोई ना कोई फैक्टर जरूर बाबर आजम पर असर कर रहा है, जिसकी वजह से वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जिस तरह की उन्हें देनी चाहिए। तो मेरे साहब, आइडियली इस विकेट को तो आप जानते हैं और आप इसका तस्करा भी कर रहे हैं, फिर हमारे प्लेयर्स के हवाले से भी, आइडियली कितना एक स्कोर अगर हम कर लें तो वी कैन पुट अ फाइट बैक? देखिए इमरान, हमें अभी तो हमारी जो लीड है वो समझ लीजिए कि 17 रन की 16 रन की लीड है ना अभी तो हमारी। लेकिन पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 भी देता है पाकिस्तान इस पिच पर, तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी कैपेबिलिटी कि वो कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप,
तो एवरी डे इज नॉट संडे। जिस तरह से 86 रन की पार्टनरशिप हुई थी आमिर जमाल और मीर हमजा की, उस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में था कि जो लीड ले ली पाकिस्तान ने। लेकिन मेरे ख्याल में 140 150 अगर मिला ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए तो दे आर केपेबल इनफ के वो कर सकते हैं, वो केपेबल है। अच्छा मेरे सब कोई 45 मिनट रह गए शो के खत्म होने में ना, मैं सवाल मेरा ये है कि ये 45 मिनट तक जारी रहेगा यार कि अब ये टीम खड़ी रहेगी पूरी। साहब ये तो अब बहुत ही अंडर एस्टिमेट हो रही है टीम। अटैक किया मैंने टीम के ऊपर। अरमला जो है ना वो टीम का नहीं गिन रही, वो सोच रही है 45 मिनट रह गए नाश्ता करने में। नहीं नाश्ते का तो मसला ही नहीं है। हमारे प्लेयर्स को भी देख के यही फील हो रहा है कि उन्हें चाय पीनी है, चाय ठंडी हो रही है, वापस आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये सेशन इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की 2-3 विकेटें और गिरती है ना तो मुझे तो यही लग रहा है कि कल ये मैच खत्म हो जाएगा। कल खत्म हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली जैसी सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया के हक में भी खत्म हो सकते हैं। मेरे साथ थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपना तबसरा हमारे सामने रखा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, वी कॉल हिम द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट एंड आई इज द काइंड ऑफ एनालिसिस ही हैज, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार है। कुछ हद तक सिडनी की विकेट भी इसकी जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स की डिफेंसिव अप्रोच इसकी ज्यादा जिम्मेदार है, पर्टिकुलरली व्हेन यू नो कि विकेट ऐसा बिहेव करेगा, व्हेन यू नो कि आप मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंस को या अच्छे क्वालिटी बॉलर्स को आप फेस कर रहे हैं, तो आपको माइंडसेट उस माइंडसेट के साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनिशियल ओवर अगर एक बैटर गुजार ले तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। एक कम से कम तमाम बैटर्स के ज़हन में ये तो होना चाहिए कि 10 to 20, 25, 30 हर शख्स से कंट्रीब्यूशन करे तो आराम से यू कैन टच 200-250 रन और आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन जी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बगैर कोई रन बनाए पाकिस्तान के 2 बैटर्स आउट हो चुके हैं, जिसमें कप्तान भी शामिल हैं, और 14 रन की लीड पाकिस्तान को बहरहाल हासिल हुई थी पहली इनिंग। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाजरीन, अब हम जिस हस्ती पाक का जिक्र करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, उस अजीम हस्ती पाक का नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुन नबीयीन, उनसे बढ़कर कोई मिजाज शनास तारीख़ इस्लाम में नज़र नहीं आता। हम अगर बात करें खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा राशिद, अशरा मुबशरा में शामिल, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत है अंबिया और रसूलों के बाद इंसानों में सबसे अफजल उनको करार दिया गया। आप हिजरत मदीना के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ सफ़र भी थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें सिद्दीक़ का लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, आप मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। और फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से हम बात करें तो हमेशा मैं कहता हूँ कि अल्फाज कम और तारीफ़ व तसनीफ़ बहुत ज़्यादा है, ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। आज इस अहम मौके के ऊपर जब हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र पाक कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे इस पाक शख्सियत के की जो असनाफ़ हैं, जो उनकी तारीफ़ है, उसका कैसे तज्ज़िया कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भैया हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सवाल क्या है इसमें, बस आप बयान कीजिए। बड़ा ही अहम दिन है, बड़ी ही अहम शख्सियत है, और ख़ास तौर पे नबूवत के अंदर, नबूवत की तकमील के अंदर, नबूवत के उमूर की तकमील के अंदर इंतहाई अहम रोल रखने वाले सैयदना खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। आपने बहुत खूबसूरत आगाज किया अपने इंट्रो के साथ। हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका जिक्र हमेशा हमेशा रहेगा। जैसे आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कब्र शरीफ में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, जिंदगी भर आका अलैहिस्सलाम के ऐसे ही साथ रहे। हुज़ूर के सफर में, हज़र में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशियों में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकालीफ में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस हाल में रहे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ कभी जिंदगी में नहीं छोड़ा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसे रहे जुड़कर कि वाकई वफा को भी आप पर नाज है कि जिस तरह आपने वफा की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अलकाब आपको अता किए। इसमें ग्रामी आपका अब्दुल्ला था, लेकिन कुन्नियत अबू बकर इतनी मशहूर हो गई कि किसी को अब्दुल्ला याद भी नहीं। सिद्दीक और अतीक 2 अलकाब हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने अता किए। सिद्दीक था कि आपने आका अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक की, और इस तरह तस्दीक की कि दुनिया हैरान रह गई, और कुफार जो हर लम्हे
इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम से दूर कर दें। जिस रात आका अलैहिस्सलाम ने मेराज का बयान किया ना, मेराज, उस वक्त कुफार मक्का आपके घर आ गए। उन्होंने कहा कि अबू बकर, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के थोड़े से लम्हे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चला गया, फिर मस्जिद अक्सा से वापस भी आ गया, तो बताओ तुम ये बात मान लोगे? आपने उनसे पूछा ये बात किसने कही है? उन्होंने कहा ये बताओ मानने वाली बात है। उन्होंने कहा मुझे ये बताओ ये बात करने वाला है। इस पर उन्होंने कहा कि ये आपका साथी, हा हुआ साहिबहु युहद्दिसु अस्हाबहु हकज़ा, ये आपके साथी जिनका आप कलमा पढ़ते हैं, आपके नबी, वो अपने असहाब को भी मस्जिद में बैठे यही बयान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात पर कुर्बान जाए। आपने फरमाया अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। अबू जहल लोग वहां पर मौजूद हैरान रह गए। उन्होंने कहा ये कैसे तस्दीक तुम कर सकते हो ऐसी बात की? उन्होंने कहा इससे बड़ी बात की तस्दीक कर चुका हूँ, और वो ये कि जिब्रील अभी आए और अभी चले गए। वो जिब्रील जो गुलाम मुस्तफ़ा है, एक लम्हे वहां से यहाँ आए और वापस चले जाएं, ये बात अगर मान ली तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना ये कौन सी मुश्किल बात है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर आप सिद्दीक हो। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी भर तस्दीक की। और असल बात जो मैं आपको बताऊं इमरान हसन भाई, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आपका यानी जो मोहब्बत का एक रिश्ता था, ताल्लुक था, इतनी ज्यादा मोहब्बत आपने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इंसान हैरान रह जाता है ना। उसमें अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, ये चीजें होती हैं इंसान के पास, किसी एक चीज की परवाह नहीं की। ये वजह थी कि मेरे आका फरमाया करते थे कि जितना एहसान मुझ पर अपनी मैयत और अपने माल के जरिए अबू बकर ने किया, ये आका अलैहिस्सलाम थी। नासिर भाई बिलाशुबा बहुत खूबसूरती से आपने अहता किया। मैं चाहूंगा कि बतौर हुक्मरान, बतौर खलीफा अव्वल, चूंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, जो मुसलमान थे, जो असहाब थे, उनको मुत्तहिद रखना, फिर जो उमूर थे चलाना उस वक्त रियासत की बड़ी अहम जिम्मेदारी थी। इसको भी बहुत बखूबी तरीके से खलीफा अव्वल ने निभाया। आप इस पे जरा बतौर हुक्मरान, बतौर खलीफा उनका किरदार कैसा रहा, जिससे आजकल के हुक्मरान शायद कुछ सीख लें, इस हवाले से भी प्लीज बताइए। मालूम नहीं, अल्लाह करे कोई सीखे। हैरान कौन है आपकी ज़ात बाबरकात। जिस दिन आपने विसाल फरमाया, आप एक अमीर तरीन आदमी थे, मक्का के अंदर ताजिर थे, तिजारत करने वाले, पैसा था आपके पास। मदीना मुनव्वरा जिस दिन हिजरत करके आए थे मक्का से, 40,000 दिरहम आपके पास थे जो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अपने साथ रखे। सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा करीम पर खर्च की। और जिस दिन खलीफा बने, तिजारत के लिए निकले थे आप, तिजारत के लिए आप निकले और आपने अपने कपड़ों की वो गठड़ी उठाई और जाके उन्होंने सोचा कि बाजार में कपड़ों को जो तिजारत करता हूँ वो दोबारा से शुरू करूं। रास्ते में हजरत उमर मिल गए, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने पूछा या खलीफा रसूलुल्लाह, कहाँ जा रहे हैं आप अल्लाह के रसूल के खलीफा? आपने फरमाया मैंने अपने बच्चों को कुछ खिलाना भी तो है, उनका पेट कैसे पालूंगा? उन्होंने फरमाया अब आप कारोबार नहीं कर सकते। अगर आप कारोबार करेंगे, जिस बाजार में आप चले जाएंगे वहां किसी और का कपड़ा कैसे बिकेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर आपने कहा ना कि हुक्मरान सीखे, तो आज हुक्मरान तबका इस बात से सीखे, ताजिर कभी भी अच्छा हुक्मरान नहीं होता। तिजारत करने वाला, उसका एक इंटरेस्ट का आप यूं कह लें कितना बड़ा इख्तिलाफ होता है, उसके जाती कारोबार चल जाते हैं, मुल्क बर्बाद हो जाता है। हजरत अबू बकर ने पूछा फिर मेरे बाल बच्चे खाएंगे कैसे? उन्होंने कहा हुजूर आपकी तनख्वाह मुकर्रर होगी। हजरत अबू बकर ने अपनी तनख्वाह मालूम है कितनी मुकर्रर की? मदीना के एक मजदूर की जितनी दिहाड़ी बनती थी, हजरत अबू बकर ने अपनी तनख्वाह उतनी मुकर्रर की जितनी एक मजदूर की होती है। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर आपके घर का खर्चा न चल सका, आपने फरमाया अगर अबू बकर के घर का खर्चा एक मजदूर की तनख्वाह में न चला तो पहले मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा फिर अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। और आजकल तो हुक्मरान ये करते हैं कि अपनी ये कहकर बहुत से खर्चे करते हैं कि ये हम अपनी जेब से कर रहे हैं, फलाना दौरा जो है अपनी जेब से किया, मैं सरकारी खजाने से कोई पैसे नहीं ले रहा, और वो अपने जो एक लेविश लाइफस्टाइल है वो बरकरार रखते हैं, ये कहते हुए कि अपनी जेब से कर रहे हैं। तो क्या ये तरीका है, ये तर्ज अमल दुरुस्त है? सर इन्होंने कभी अपना हिसाब दिया ही नहीं, एहतसाब के लिए तैयार नहीं होते, कभी अपना हिसाब नहीं देते। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़ौजा से कहा एक बार आपने कि मीठा खाने को दिल करता है, उन्होंने कई अरसे बाद मीठा आपके सामने रख दिया,
जब खाने लगे तो पूछा ये कैसे बना मीठा, हमारे घर में तो चीजें ही नहीं थी। उन्होंने कहा आपने ख्वाहिश का इजहार किया था, उस दिन से मैं थोड़ा थोड़ा शहद, थोड़ा सा घी और थोड़ा थोड़ा आटा बचा के आज इस काबिल हुई हूं कि आपके लिए ये थोड़ा सा हलवा तैयार कर सकूं। आपने एक नवाला लिया था, बाकी अपने बच्चों को दे दिया और फरमाया दारोगा बुलाओ, बैतुल माल के जो अमीन है उनको बुला के फरमाया कि इतना इतना मेरे घर में बच सकता है, ये हमारे घर में भेजने में कम कर दो। खलीफा, और जिस दिन आप दुनिया से रुखसत हुए अमीर तरीन आदमी थे। खिलाफत के बाद जब दुनिया से रुखसत हुए तो आपके जिस्म पर पहना हुआ कपड़ा था जो आपकी मिल्कियत था, और आपका एक जानमाज की चटाई थी, और एक दो चीजें और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भिजवा दी। उन्होंने कहा मेरा ये सब कुछ बैतुल माल में जमा कर दो। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा आपको तो उन्होंने कहा खुदा की कसम अबू बकर, ए खलीफत रसूलुल्लाह, आपने अपने बाद में आने वालों को मुश्किल में डाल दिया। कोई शख्स कैसे करेगा कि जिंदगी भर अपना सारा कुछ कुर्बान करके जब खिलाफत की जिम्मेदारियां संभाले तो कोई एक चीज भी उसके पास बाकी ना रहे, सब कुछ खिलाफत के लिए कुर्बान कर दे, रियासत के लिए कुर्बान कर दे, मुसलमानों के लिए कुर्बान कर दे, मुसलमानों के गुरबा मसाकीन के लिए कुर्बान कर दे। तो ये जो खिलाफत है दरअसल ये है तो ये लोगों की खिदमत का नाम है, लोगों के लिए मेहनत का नाम है, जो हमारे खुलाफाए राशिदीन ने हमें सिखाया। मगर हमारे यहाँ हुक्मरान कारोबार के लिए आते हैं, इनके पहले हालात कुछ और होते हैं। अगर ये किसी भी ओहदे पर आ जाए और उसके बाद इनको देखें तो इनके हालात बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। इंसान हैरान। और सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं है, हमारे कई और तबकात भी ऐसे ही हैं जी, ऐसे आगे बढ़ते और कभी अपना हिसाब देने को तैयार नहीं होते। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मुख्तसर वक्त के अंदर हमने जिक्र सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु किया, और उनकी ज़ात के असलाफ तो ऐसे हैं कि जितनी इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी शख्सियत का तस्करा छेड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी सभी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी अगर ज़िंदगी का कुछ हिस्सा भी हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं, हम उस पर अमल कर सकते हैं। मसला ये कि न सिर्फ किताबों की हद तक इनको लिखा या पढ़ा जाए, अमली तौर पर इन शख्सियात का असर अपनी ज़िंदगियों में लाया जाए तो कामयाबी यकीनन हमारा मुकद्दर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। 2024 की पहली पाकिस्तानी फिल्म वखरी की ग्लिम्स आपने कुछ एक गाना एक्चुअली आप देख रहे थे। आज ये फिल्म मुल्क भर में रिलीज हो रही है। फिल्म वखरी का गुज़िश्ता रोज प्रीमियर हुआ। इससे कबल भी सऊदी अरब में मुनक़िदा जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे भी इसका प्रीमियर हो चुका है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इट्स गोइंग टू बी मे बी अ वखरी काइंड ऑफ फिल्म। सोशल मीडिया की मशहूर एक शख्सियत कह सकते हैं, एक किरदार कह सकते हैं सोशल मीडिया का, कंदील बलोच, आपको याद होगा, उनसे मुतासिर होकर ये फिल्म लिखी गई है। मगर ये फिल्म एज द टीम सेज कंदील बलोच की ज़िंदगी पर मबनी नहीं है, लेकिन इसका जो मरकज़ी ख्याल है, जो आइडिया है, वो कंदील बलोच की ज़िंदगी से ही लिया गया है। कंदील बलोच के बारे में आप जानते हैं कि उन्हें कत्ल कर दिया गया था और कंट्रोवर्शियल एक शख्सियत रही थी कंदील की जब तक वो सोशल मीडिया पर रही। वखरी में मरकज़ी किरदार फरियाल महमूद अदा कर रही हैं, जो आपको परफॉर्म करते भी नजर आई। अब्दुल्ला सिद्दीकी जो कि बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है, उनकी मौसीकी है इसमें पाकिस्तान के बेहतरीन गुलकार इंक्लूडिंग अली सेठी, मीशा शफी और नताशा नूरानी ने इसमें अपने जो बैकग्राउंड प्लेबैक है वो उन्होंने किया है। और फरियाल महमूद के अलावा बखावर मजहर, तूबा सिद्दीकी और सलीम महराज जैसे सीजन एक्टर्स भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस फिल्म की टीम मौजूद है जो कि इस फिल्म के बारे में बात करेगी। सो राइट नाउ वी हैव विद अस, बिल्कुल हम टीम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इरम परवीन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राइटर हैं और डायरेक्टर भी हैं इसके साथ साथ हमारे साथ आबिद अजीज मर्चेंट मौजूद होंगे, ही इज द प्रोड्यूसर। इसके साथ साथ हमारे साथ जी गुलशन मजीद हैं जो कि इज एन एक्टर। आप तीनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। आबिद अजीज साहब आपको भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ इरम परवीन बिलाल साहिबा और इसके साथ साथ गुलशन मजीद। सबसे पहले तो हम इस मूवी के हवाले से डेफिनेटली बात करना चाहेंगे इरम परवीन बिलाल साहिबा से कि आप इस मूवी के हवाले से दो कि आज ये पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है और इससे पहले भी इसका प्रीमियर हुआ है रेड सी फिल्म फेस्टिवल में। आज पब्लिक इसको देखेगी, तो पहले तो इस फिल्म का आइडिया थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, व्हाट वाज द आइडिया जब इसको एग्जीक्यूट किया गया। थोड़ा सा आइडिया हमारे देखने वालों के लिए इस मूवी के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। वखरी पाकिस्तान में रिलीज हो रही है, पूरी दुनिया में इस वक्त रिलीज नहीं हो रही है, पाकिस्तान में जी इंशाल्लाह नेशनली, पंजाब में, फेडरल में, सिंध में, तो प्लीज़ देखने जाइएगा ज़रूर। वखरी जो है एक स्कूल टीचर की कहानी है जो एक विडो है
विधवा हैं और वो वायरल हो जाती हैं, और जब वो वायरल होती हैं वो देखती हैं कि उनकी रीच और पहुंच जो है सोशल मीडिया से बहुत बढ़ जाती है, और वो जो अपना काम अपने पैसे रेज़ करना चाह रही है लड़कियों की तालीम के लिए, जो भी उसके मकासद हैं, वो देखती है कि सोशल मीडिया पे लोग सुनते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी बहुत होती है, तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया ट्रोलिंग, बच्चों की तालीम, समाजी इत्तेहाद, इन सब चीज़ों पे, इन सब काफ़ी ज़्यादा इसमें मौजू है जिस पे ये मबनी है। कंदील से थोड़ी सी इसलिए इंस्पायर्ड है क्योंकि कंदील काफ़ी बोल्ड और करेजियस थी, और वो ऐसी बातें कर जाती थी कि सब हक्का बक्का रह जाते थे। और हमारी जो लीड है इनमें, जो फरियाल ने प्ले किया है, जो नूर और फिर ट्रांसफॉर्मेशन और वक्री, वो भी बहुत एक बोल्ड और मज़े मसालेदार बातें करती है, तो वो चस्का लेती है थोड़ा सा चीज़ों का। तो दैट्स बेसिकली द फिल्म। उसमें मज़ाहिया भी बहुत मोमेंट्स हैं उसमें, रियल लाइफ हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स को भी जैसे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसमें साउथ पंजाब का भी टच है। आई मीन लगता तो सारा ऐसा ही कि कंदील की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, फिर आप इसको कंदील से डिसएसोसिएट क्यों कर रहे हैं? कोई प्रेशर है इस वजह से, ही आपको लगता है कि लोग शायद कंदील के कैरेक्टर को उस तरीके से नहीं देखेंगे, वेलकम नहीं करेंगे? हालांकि आई रिमेंबर देयर वाज अ ड्रामा सीरियल बागी, दैट वाज अ सुपर हिट, वो भी कंदील की जिंदगी से इंस्पायर्ड था। तो इसकी क्या वजह है, या आप कहते हैं कि नहीं वाकई ये डिसएसोसिएशन वाली कोई बात नहीं है, आपने उसको सोचकर लिखा ही नहीं है, इसको किया ही नहीं है? सो उसकी जो लीड कैरेक्टर का जो है वो उसकी थोड़ी सी इंस्पिरेशन है, बट वन ऑफ द बिग रीजंस जो मैं उसके लाइफ पे नहीं बनाना चाह रही थी फिल्म, क्योंकि मैं एक ऑनर किलिंग को बड़े पर्दे पे नहीं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि आई डिडंट वांट टू ग्लोरीफाई एन ऑनर किलिंग। दैट वाज द मेन रीजन। एंड देन एज यू सेड कि एक लाइफ स्टोरीज तो बनी रही थी, मेरा था कि अगर ये आप एक फिक्शनलाइज्ड ट्रिब्यूट टाइप देते हैं तो आपका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, आप और बहुत सी बातें कर सकते हैं और आप रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते ना। तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब देखें ना, उसकी कितनी बातें हो रही है, उसका ट्रिब्यूट तो है ही, सो इट वाजंट नेसेसरी कि उसकी हम लाइफ पे कोई बनाए। ठीक है, आपके मुताबिक ये आइडिया आपने सिर्फ उनकी पर्सनालिटी से लिया है, जो उनकी जिंदगी में एक हैपनिंग थी या कंट्रोवर्सी थी? अच्छा आबिद साहब, आपसे भी हम जरूर चाहेंगे। जी सॉरी, आप कुछ कह रही हैं रम? मैं सिर्फ ये कह रही थी, when you watch the film you will realize कि it's its own thing। अब सब आप मूवी के हवाले से बताइएगा, since you are the producer, तो क्या आइडिया, जिस तरह से अभी इरम भी हमें बता रही हैं कि ये उसका आइडिया लिया गया है, बट स्टिल ऑनर किलिंग को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता बड़ी स्क्रीन के ऊपर, सो इस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी एग्जीक्यूशन है, किन चीज़ों को आपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा मलहूज़े खातिर रखा है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज में करेक्ट कर दूं, ऑनर किलिंग को ग्लोरीफाई किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करना चाहते थे। हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज शो करना चाह रहे हैं, होप दिखाना चाह रहे हैं, और ऐसी चीज हम ग्लोरीफाई ही नहीं करना चाह रहे थे। ये फिल्म मैंने और इरम ने, हमने 6 साल पहले इसका आइडिया डिस्कस किया था 2017 में। ये आज 1 साल पहले या 2 साल पहले नहीं हुआ था, ये 6 साल से डेवलपमेंट थी फिल्म, और ये दुनिया के मुख्तलिफ लैब से होती हुई, यानी लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट हाउस फेस्टिवल है स्विट्जरलैंड में, वहाँ से कैन फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का सबसे माना हुआ फेस्टिवल, पहली पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था जो स्क्रिप्ट फेज में कैन में इनवाइट किया गया। अच्छा। तो वहाँ से ये डेवलप होते हुए स्क्रिप्ट आई, और डे 1 से हमारा इसमें ये था कि हम कंदील पे फिल्म नहीं बना रहे, हम कंदील और मुख्तलिफ लोगों को ट्रिब्यूट जरूर दे रहे हैं, बट ये कंदील की बायोग्राफी नहीं है, कंदील की बायोपिक नहीं है, और पाकिस्तानी स्क्रीन के लिए हमने फिल्म डे 1 से पाकिस्तान के लिए बनाई थी। इसीलिए हमने इसका वर्ल्ड प्रीमियर भी जद्दा में किया, किसी यूरोपियन फेस्टिवल या अमेरिकन फेस्टिवल में नहीं किया। ठीक है, ये इस रीजन के लिए फिल्म बनी हुई है, ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए फिल्म बनी हुई है, और हमारा पहले दिन से ये था कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हैं, ये आर्ट फिल्म नहीं है। तो सबसे पहले अगर लोगों को दिमाग में ये कि शायद ये आर्ट फिल्म है क्योंकि फेस्टिवल में गई है, नहीं जी, ये फेस्टिवल वाली फिल्म नहीं है, ये आर्ट फिल्म नहीं है, ये एक एंटरटेनिंग है। इसमें बहुत ज्यादा मज़ाहिया मोमेंट्स हैं, इसमें म्यूजिक है, गाने हैं, डांस है, और जब आप जाकर इसको बड़े पर्दे पर देखेंगे तो आपका परसेप्शन भी थोड़ा सा चेंज होगा कि ये जरा मुख्तलिफ किस्म की और वक्री फिल्म है, वक्री यानी डिफरेंट फिल्म है। अच्छा, यूजुअली बायोपिक्स, आपने कहा कि इट्स नॉट अ बायोपिक, ओके, बट यूजुअली जैसे एक इंप्रेशन आता है ना एक कैरेक्टर को देख के, और फिर ऑटोमेटिकली उसकी पूरी स्टोरी हमारे जहन में आती है। जैसे रिसेंटली बॉलीवुड में MS धोनी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, या कपिल देव के ऊपर एक फिल्म बनी थी, तो आप समहाउ जो लोग उनकी शख्सियत को
जानते हैं, वो फ्रेम कर सकते हैं कि इस फिल्म की क्या स्टोरी होगी, और वो बड़ा मुश्किल होता है उस डायरेक्टर के लिए फिर भी ऑडियंस को सिनेमास के अंदर लाना कि नहीं आपको स्टोरी पता है बट फिर भी आके देखें, यू विल हैव समथिंग डिफरेंट। तो हाउ बीइंग डायरेक्टर इस चीज को पॉसिबल बनाया है आपने कि वो चीज एक यूजर की पहले या एक व्यूअर के माइंड में ना आए और वो वाकई आके देखे कि हाउ दिस फिल्म इज बकरी। जी वो आके देखेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई वो जो सोच रहा है, जो स्टोरी उसके दिमाग में चल रही है कि शायद ये कंदील की स्टोरी है जो मुझे पता है, तो उसको बहुत सारे इसमें जो है ना सरप्राइजेस मिलेंगे क्योंकि ये कंदील की स्टोरी ही नहीं है। Okay. The thing is that obviously अगर कंदील का नाम आता है और इंस्पिरेशन आती है तो सब बिकॉज उसको जानते हैं तो दैट बिकम्स अ न्यूज हेडलाइन, बट दैट इज व्हाई वी कीप एक्सप्लेनिंग कि इसमें बहुत कुछ है। और जो ये आबिद कह रहे हैं ये हमने पाकिस्तान के लिए बनाया, इसमें ऐसे रेफरेंसेस हैं हमारे पॉप कल्चर के और वायरल मोमेंट्स के, हमारे इन्फ्लुएंसेस के, कि वो सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस ही को समझ आती है। जब बल्कि हमने जिद्दा में भी दिखाई थी वो सारे मोमेंट्स लोगों के सर के ऊपर से गुजर गए। तो कल जो हमने एंजॉय किया प्रीमियर माशाल्लाह हाउसफुल is that people were laughing and getting the things that we wrote for them, so it was very fulfilling. मतलब लोग रिलेट कर पाएंगे इससे जब इस तरह का कंटेंट वो देखेंगे। परफेक्ट। अच्छा, चूंकि गुलशन भी हमारे साथ मौजूद है, I would promise कि आप रोएंगे, आप हंसेंगे, आपको बहुत सी चीजें महसूस होंगी इस फिल्म में, आपका एक पूरा जर्नी होगा। लवली। आप अग्री करें नहीं अग्री करें दैट्स फाइन, यू नो दैट्स आपको पसंद है नहीं पसंद है ये भी ठीक है, बट चांस दे, फिल्म को चांस दे जरूर। और डेफिनेटली जो इतनी मेहनत के साथ टीम एग्जीक्यूट करती है आइडिया को और सिनेमास के अंदर लेके आती है, उसको जरूर चांस मिलना चाहिए और हमें अपने ही सिनेमा को सपोर्ट करने की जरूरत है। गुलशन, आप अपने कैरेक्टर के हवाले से बताएं, कैसा कैरेक्टर है आपका? आपने जिस तरह से अभी हमें इरम भी बता रही है कि बड़ी अच्छी चीज़ों को आप लोगों ने रखा है कि लोग इससे रिलेट कर सके, इस तरह का कंटेंट है। आप अपने कैरेक्टर को बताएं, आपके कैरेक्टर से लोग कितना रिलेट कर पाएंगे? देखिए, एनीबडी एंड एवरीबडी जो कि अपने सच के लिए और अपने आप के लिए अपनी फेयरलेसनेस जो स्पिरिट है या अनअपोलोजेटिक स्पिरिट है उसको लेके आगे चल के वो हक पे है अगर, और वो सिर्फ कह रहा है कि मेरी बात सुन लो, एंड दे जस्ट बीइंग देमसेल्व्स इन द सोसाइटी और अपना मार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिल्म बेसिकली उनके बारे में भी है कि यू नो आप कि जो जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं एंड इफ़ यू स्टैंड बाय इट तो इन द एंड आप उस पर खड़े रहेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ ही जाते हैं। सो इसका एक पहलू ये भी है। मेरा जो कैरेक्टर है बेसिकली वो वक्री जो कि नू ट्रांसफॉर्म होती है हमारी कैरेक्टर मेन लीड जो है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका मेन एलाय है और उसको वो हमेशा पुश करता है टू बी हर सेल्फ एंड यू नो जो भी उसके एंगर है, रेज है या फ्रस्ट्रेशन है उसको मुख्तलिफ चीज़ों को लेके सोसाइटी से या घर वालों से या किसी से भी वो उसको एक्सप्रेस कर सके, उसको चैनल कर सके। ही इज़ ऑलवेज पुशिंग हर, लेकिन बाय द एंड ऑफ द फिल्म वी सी दैट कि उस मेरे कैरेक्टर की जो आर्क है वो कंप्लीट इस तरह से होती है कि वो जो अपना कॉन्फिडेंस है या अपना एक वो जो यू नो वो उससे लाइक ही गेट्स दैट बैक फ्रॉम हर। तो वो कोई इस तरह से लाइक अगर उसको सपोर्ट करे लेकिन बाद में इट्स अ म्यूचुअल सपोर्ट दैट दे गेट फ्रॉम ईच अदर। कोई डायलॉग जो आपको याद हो फिल्म का, जो आप जो सुनने वालों को या आपके ट्रेलर के अंदर हो, जो आप हमें बता सकें? मसाला, आई मीन मेरा सबसे बड़ा वो व्हेन आई एम एक्चुअली कन्विंसिंग हर के यू नो व्हेन शी इज सेइंग के मैं जो कर रही हूँ व्हाटएवर शी इज डूइंग फॉर द गर्ल्स एजुकेशन या जैसे भी वो रह रही है सोसाइटी में, क्या वो काफ़ी नहीं है। तो जब वो सोशल मीडिया की डिबेट आती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यू नो लोगों को मसाला चाहिए, यू नो बड़ा मसाला चाहिए, लोगों ने मसाला चाहिए जान। हमारे पास ये सीधी जो बात है लोगों को समझ में नहीं आती, जरा अब इनको उनके फ्लेवर में जो है ना जरा बात करके। अच्छा इरम, एक पाकिस्तानी सिनेमा को लेकर हम बड़ी अच्छी फिल्म्स कुछ हमने बनाई रिसेंट पास्ट के अंदर, वो फिल्में बैनुल-अक़वामी दुनिया बड़ी पसंद करती है। जब हम उनको फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाते हैं या क्रिटिक्स के सामने लेकर जाते हैं तो बड़ा एक्नॉलेज करते हैं वो, लेकिन जब वो फिल्में पब्लिक में जाती हैं तो वो फिल्में पिट जाती हैं, फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, सब्जेक्ट्स ठीक होते हैं। क्या एग्जीक्यूशन के मसाइल हैं, सिनेमा हाउसेज ना होने के मसाइल हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती पाकिस्तानी फिल्म को, ड्रामास की भरमार इतनी है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। मेरे नज़दीक, आई एम श्योर आबिद विल हैव हिज ओन रिस्पांस ऑन दिस, मेरे नज़दीक ये है कि ये बड़ी लंबी डिबेट है। सिनेमा कल्चर जो है ना पाकिस्तान का, वो बहुत डेकेड से थोड़ा सा डैमेज किया गया है, बहुत डैमेज किया गया है। तो एकदम से एक फिल्म ना उसको रिवाइव कर सकती है और ना एक फिल्म उसको मतलब कि सेव कर सकती है। अब मौला जटाई कितना परफॉर्मेंस किया, राइट?
लास्ट ईयर सिनेमाज में कितने लोग गए, तो वो एक परसेप्शन बन जाता है, वन फिल्म कांट सेव द कल्चर। ये एक बहुत सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए, हर किस्म की फिल्म, हर बजट की फिल्म बननी चाहिए, ताकि फिर हर टिकट, ताकि फिर सिनेमा घर खुले जाएं, ताकि सिर्फ 1000 रुपए का टिकट वाले नहीं हो, 200-300 का टिकट भी हो। वो एक बहुत लंबी डिबेट है, तो वो एक ओवरनाइट उसको फिक्स नहीं किया जा सकता, और इसके लिए इंटरनेशनल फिल्म्स की सप्लाई चेन खोलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी लोकल इंडस्ट्री अभी भी बेबी स्टेप्स ही ले रही है, बिकॉज थोड़ा सा शुरू होती है फिर वो बंद हो जाती है वो। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट एज फार एज ये कि क्रिटिक्स एंड ऑडियंस देखें, हम जो है ना फिल्म ऑडियंस के लिए बनाते हैं, और हमारी यही ख्वाहिश है कि ऑडियंस आए। इट्स लाइक अ वोट, आपने टिकट लिया, आपने वोट दिया फिल्म को, आप आए, देखें और फिर सोचें। लोगों को क्या मैं चाहता हूँ आप भी इस पे जरा। मैं तो ये कहूंगा, जो मैंने पहले भी बात कही कि ऑडियंसेस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिनेमा कल्चर नहीं है, जैसे इरम ने कहा, हमें उनको वो फिल्में देनी चाहिए जो वो जिससे वो एंटरटेन हो। ठीक है, तो हमने यही ख्याल दिमाग में रखते हुए ये फिल्म बनाई है कि एक एंटरटेनर बनाए, एक स्लो पेस्ड आर्ट हाउस फिल्म ना बनाए। जैसे आपने कहा क्रिटिक्स पसंद कर लेते हैं, फेस्टिवल पसंद कर लेते हैं, हमारा जो रीजन था, ये फेस्टिवल वाली फिल्म का जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जी फेस्टिवल की फिल्म होगी तो वो तो बोरिंग होगी, स्लो होगी, कौन देखेगा, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगी, तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए वखरी बनी है। देखिए वखरी ट्रूली वखरी है, इट्स मसाला विद हार्ट। तो बल्कि कुछ फेस्टिवल्स हम पिटे हैं कि इसमें गाने क्यों हैं, हमने कहा क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए बनाई है। कुछ फेस्टिवल्स हम पिटे कि ऑनर किलिंग क्यों नहीं दिखाई, हम पाकिस्तानी फिल्म है, हमने ऑनर किलिंग देखनी है, नहीं भाई हमने नहीं ऑनर किलिंग। नहीं, अच्छी अप्रोच है। ये जो लोग कहते हैं ना वेस्टर्न, इट्स नॉट दैट। सॉरी गुलशन, मैं बेसिकली कहना चाहता हूं इस बारे में कि ऑडियंस से भी समझती है कि अगर एक फेस्टिवल में फिल्म लग रही है या एक इंटरनेशनली उसको क्लेम मिल रहा है, तो इट गोज बोथ वेज के ऑडियंस ये भी समझती है कि शायद ये फॉरेन एजेंडा है या फॉरेन फंडेड इसमें सारी चीजें हैं, इसलिए वो फिल्म इतना अप्रिशिएट की जा रही है। तो ये एक पहलू भी है जो कि ऑडियंस माइंड में होता है कि अच्छा अगर फिल्म बाहर चल रही है और बाहर से अप्रिसिएशन आ रही है, तो ये तो जरूर इसमें कोई बात है कि लाइक विच इज लाइक फॉरेन प्लीजिंग एक फिल्म है। तो ऐसा है, इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक दे ऑल सेड इट्स वेरी मच लोकल। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, जिस मोहब्बत से, जिस मेहनत से आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है, अल्लाह करे ऑडियंस उसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करे, और अगर इनकेस ना भी करे लेकिन आपकी अपनी एफर्ट अपनी जगह स्टैंड करेगी डेफिनेटली, जैसे आप लोग बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपकी फिल्म बहुत अच्छा, और हम अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर जाएं, आज ये सिनेमा घर में लग रही है पाकिस्तान भर में, आप देखें, अपने सिनेमा को सपोर्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए मूवीज बनाई जाती है, एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, तो डू गिव इट अ ट्राई, जरूर जाएं, देखें, पसंद ना आना या आना ये अलग कहानी है, लेकिन सपोर्ट जरूर करना चाहिए सिनेमा को। थैंक यू वेरी मच इरम, परवीन, बिलाल साहिबा, इसके साथ साथ आबिद अजीज मर्चेंट हमारे साथ मौजूद थे, और गुलशन मजीद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्री फिल्म की टीम हमारे साथ मौजूद थी, इनसे आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इसमें हम कोशिश करते हैं कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए ले आए। पता नहीं इंटरेस्टिंग है, थोड़ी हॉरेबल भी है जो खबर हमारे पास है, और वीडियो से ज्यादा हॉरेबल है। अच्छा, ये बेसिकली एक वाकया है जी जो हुआ है वो, और अमेरिका में पेश आया। अमेरिका में यूजुअली अमेरिका जैसे ममालिक में नहीं होता। ये साहब जिन्होंने जंप लगाते जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको एक खातून जज ने सजा सुनाई है, और सजा सुनाने पर इन्होंने खातून जज पर ही हमला कर लिया। ये वाकया लॉस वेगस के कोर्ट रूम में पेश आया, जहां खातून जज ने, एक तशद्दुद केस था, और यहाँ पे उन्होंने मुलजिम को सजा सुनाई, मुजरिम को सजा सुनाई, जिस पर मुजरिम ने रिएक्शन दिया, जज्बाती हो गए, और उन्होंने जज्बात में आकर छलांग लगा दी खातून जज के ऊपर। यह मंजर फिर कैमरे की आंख ने कैद कर लिया, और एक पुलिस एहलकार इसमें जख्मी भी हुआ। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद नए मुकदमात भी कायम किए गए। लेकिन ये वीडियो देखकर आई एम सो सॉरी पर मुझे हंसी आई है, और उसके बाद ये अजीबोगरीब सा एक वाकया है कि एक मुलजिम और जज, वो भी अमेरिका के अंदर। ये मैं सोच रही हूँ कि इस बेचारे के ऊपर जो नए मुकदमात बनेंगे ये उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि जो ये वीडियो विजुअल्स हम देख रहे हैं, इट्स हॉरिबल कि जिस तरह से उन्होंने जंप किया है और खातून जज ये वैसे जैसी वीडियो है ना, ये मुक्के मारने की, मुझे एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम याद आया। उसमें भी ऐसे मैंने बोलना नहीं चाहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सप्रेस का ही प्रोग्राम उसमें जो मुक्के लाते चल रही थी, ये उसी से कुछ मुशाबत रखा है। लेकिन ये ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी पाकिस्तान में। खैर पाकिस्तान में भी इससे मिलते जुलते वाकयात होते रहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर नहीं देखा, पार्लियामेंट के अंदर देखा, इवन अदालतों के अंदर जजेस और वकला के दरमियान बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े की हद तक तो बात कम ही जाती है, लेकिन ज़बानी तो तलखी हो ही जाती है। I don't know why I feel like
laughing. Believe it or not, आप देखिए और फिर आपको पाकिस्तानी क्लिप जरूर याद आएगा. शो आपसे मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.